वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होगी बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस बीच ममता की पार्टी के एक विधायक ने यह बता दिया है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। हुमायूं कबीर भरतपुर से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रही है। पार्टी का आला कमान भी इसके लिए तैयार हो गया है। इस मस्जिद को बनने में 3 साल का वक्त लगेगा। बड़े मुस्लिम नेता और मौलाना इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। आप बयान सुने फिर चर्चा। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। हुमायूं कबीर चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बने। ममता बनर्जी से उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। 3 साल का वक्त लगेगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि पूरा खेला हिंदू मुस्लिम वाला होगा बंगाल में। रागी जी, उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन मैं याद दिला दूं, हिंदू संकल्पों ने धर्म संसद में एक संकल्प लिया था कि इस देश में बाबर के नाम पर कहीं भी मस्जिद हो वो हिंदू समाज को स्वीकार्य नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या ये विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद बुला करके फिर इस बात को दोहराती है। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ये है कि आने वाले बंगाल के चुनाव को वो किसी तरीके से पोलराइज करें। ऐसे भी पोलराइज रहता है, लेकिन उसको कंसोलिडेट जिसे करना है, क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 30% मुसलमानों की आबादी थी। आज जब हम 2025 में हैं तो मुस्लिम आबादी मान करके चलिए कि वहाँ 30% से कहीं ज़्यादा होगी, 35-36% के आसपास होगी। ऐसी स्थिति में वो बेस लेवल उनका हो जाता है। यदि 36 के पास यदि 10% भी यदि हिंदुओं का वोट जाति के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर यदि आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनको और कुछ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो एक बड़ा सेफ है। यानी कि 126 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब तो कहा जाने लगा है कि 143 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर मुस्लिम या तो डोमिनेंट पोजीशन में है या डिसाइसिव फैक्टर हो गए हैं। तो ऐसे वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ही ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये इस प्रकार का काम किया जा रहा है। नहीं तो इस देश में बाबर के नाम पर, जिसे सब आक्रांता बोलते हैं, मलेच्छ कहते हैं, जिसने भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर भारत के अंदर मुसलमानों में उसके नाम पर मस्जिद बनाने का आग्रह हो और वहां पर किया जा रहा हो। अयोध्या में या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी इस प्रकार का इनिशिएटिव नहीं किया, किसी अन्य जगह भी मुसलमानों ने इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन यदि वो वहां पर कर रहे हैं और वो तृणमूल का एक टैक्टिकल समर्थन है, तो ये मान करके चलिए कि आने वाले बंगाल में पूरा पोलराइजेशन होने जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट का ये रास्ता तो है हर्षवर्धन जी, लेकिन क्या हिंदू वोट की कोई आवश्यकता ममता बनर्जी को नहीं है, या फिर ये काउंटर पोलराइजेशन करेगा और फिर हिंदू वोटों की व्यवस्था इधर बीजेपी के लिए भी हो जाएगी? 10% नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि इसको कड़े शब्दों में निंदा जो कहते हैं ना, वो सिर्फ करने के लिए नहीं करनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए ममता बनर्जी को ऐसा काम आप करने जा रही हैं। और हुमायूं कबीर ने कहा अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। बाबर इस देश के लिए आक्रांता था, उसके नाम पर 500 सालों का जो संघर्ष है, जिसने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, और आप कह रहे हैं कि बंगाल में जाकर बना देंगे। हिंदू धर्म का तमाशा बनाना तय कर लिया है तृणमूल कांग्रेस ने। और अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप इसकी तैयारी रखिए कि जो हिंदू मुसलमान करने की बात होती है वो आप भारतीय जनता पार्टी के माथे नहीं लगा सकते। और मैंने कहा था, जब मैं लौट के आया, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके तुरंत बाद मेरा जाना हुआ था कलकत्ता में गया, तो पहली बार लोगों ने कहा और देखा भी मैंने कलकत्ता की सड़कों पर, जो वहां की ट्रेड यूनियन थी, यहां तक कि जो तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन थी, वो भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पोस्टर लगा रही थी। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिखाई गई थी। जिस
कोलकाता में कुछ साल पहले ममता बनर्जी नाराज हो गई थी कि कुछ बच्चे वो चले जा रहे थे, अचानक कुछ बच्चे आए, जय श्री राम नारा लगा, वो कार से उतरी और नाराज हो गई। अब इतना कुछ बदल गया है, ममता अगर समझने को तैयार नहीं उस परिवर्तन को, और फिर मैं कह रहा हूं ये कम्युनल पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस कर रही है। इसके पहले भी फिरहाद हकीम के बाद की बात याद रखिए, इसके पहले भी जो ताजेमुल का मामला था उस मामले में याद रखिए, और बार बार जिस तरह से एहसास दिलाया जाता है कि मुस्लिमों के इलाके में तो उनके हिसाब से काम चलेगा, भाई शरिया वाला काम चलेगा, और बाकी में वो सेकुलर कानून लाएंगे। इसीलिए फ्रॉड सेकुलरिज्म, मैं फिर कह रहा हूं, बाबर के नाम पर इस देश में कहीं भी कुछ स्वीकार्य नहीं हो सकता है, और नया बनाया जा रहा है तो ये देश के संविधान के भी खिलाफ है। संविधान के खिलाफ लेकिन कैसे हुआ? मैं इस पर थोड़ा विजय जी आपकी टिप्पणी इसलिए चाह रही हूं कि राम मंदिर बनाना जैसे बीजेपी के आइडियोलॉजी में था, बाबर का मकबरा बनाए या जो भी मस्जिद बनाए ये इनकी आइडियोलॉजी में है। कि वो आइडियोलॉजी का मसला ही नहीं है, ये आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी है, लेकिन और नए संविधान का भी कोई मसला नहीं है, इसमें कोई संविधान की बात नहीं है। और जो अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई वो बनी हुई मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए उसको तोड़ा गया। उसका बाबर का रेफरेंस इतना ही है केवल, बस। उसमें हमारा विरोध क्या है, मतलब जो भी हिंदू समाज का विरोध था वो था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए विरोध था। अब वो बाबर के जमाने में बनी, बाबर के कप्तान ने बनाई, इसलिए वो बाबरी मस्जिद थी। उसका बाबर से सीधा विरोध उस तरह से नहीं है, लेकिन वो उनका मकसद बाबर से नहीं है। उनका मकसद है कि एक पोलराइज कैसे किया जाए, वोट पॉलिटिक्स कैसे की जाए। मुझे नहीं लगता कि ममता जी को इसकी जरूरत है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो 80-90% उनके पास है। बल्कि अगर वो ऐसा करते हैं, मेरी समझ से जितना मैं समझता हूँ, यदि वो इसको पोलराइज करते हैं, हाँ, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि उसका काउंटर पोलराइजेशन होगा। बल्कि ये तो बीजेपी के फायदे के काम आएगा कि उससे होगा, क्योंकि पोलराइजेशन, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा 146 सीटें मेरे हिसाब से 120-25 थी, और उसमें से 95 सीट्स ममता जी के पास है जी पिछले चुनाव में। तो इसलिए पोलराइजेशन करने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर पोलराइजेशन का जो अखिलेश जी करते ना, अखिलेश जी पोलराइजेशन के लिए उसको मुसलमानों के इशू को बड़ा नहीं करते, क्योंकि उसका आज वो तो मंदिर नई तरीके की हो गई है। मंदिर बनवाना चाह रहे थे या बनाना शुरू कर दिया जी। वोट वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टी बची नहीं है, कांग्रेस बची नहीं है, तो वो बीजेपी को तो मिलेगा नहीं वोट। वो तो 90% 80% टीएमसी का ही वोट है। तो उसको पोलराइज करने के लिए या ऐसा माहौल बनाने से आप काउंटर पोलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करें। कितना विरोध करते हैं नहीं करते ये मुझे इशू नहीं समझ। उनको अपने इलाके में भी लग रहा होगा कि ठीक है। मैं जो आपकी बात से समझ पा रही हूँ वो यही कि इसमें टीएमसी का फायदा कहाँ दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पीछे मुस्लिम वोटर्स तो वैसे ही आ रहे हैं। अब इससे वो क्या हासिल कर ओवैसी फैक्टर। अच्छा, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन एक मैं बयान और आपको सुना दूं। बीजेपी ने इस पर रिएक्शन दिया है। हिंदुस्तान की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। क्या कहा गया केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, वो भी आप सुने। देखिए, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं, और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है, और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। और अब बाबर का नाम इस देश में लेकर के अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे, तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, बंगाल में इस वक्त एक और बवाल चल रहा है, और ये बवाल जो है एसआईआर को लेकर है। इस पर खूब सियासत हो रही है। बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों का जमावड़ा है। एसआईआर से पकड़े जाने के डर से लोग खुद बॉर्डर पार करने की जुगत लगा रहे हैं। अगले साल बंगाल में जब चुनाव होगा, चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बंगाल में ये चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज्यादा डर सता रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के दम पर दीदी सरकार बनाती आ रही है, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाएगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग शमशानों और कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि कब कोई डेड बॉडी आए और ये कह दे कि एसआईआर की वजह से मौत हो गई है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी कहा था कि एफआईआर के डर से 28 लोगों की जान गई है। इस पर पलटवार करते हुए अर्जुन सिंह ने यह बयान दिया, आप सुनिए ये बयान। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है तो अब इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने धमकाया, घेराव कर दूंगा, तोड़ दूंगा, 1 लाख लोग के लेके दिल्ली जाऊंगा। ये सब बयान अब धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। अब आए हैं कि नहीं आप बंद कर दीजिए, ये हो गया। अभी ममता बनर्जी के लोग सुबह से शाम तक शमशान और कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं कि कब कोई डेड बॉडी आए और उसको एसआईआर का तगमा दे दिया जाए। सारे देखिएगा तृणमूल कांग्रेस का कैंप वहां लग गया है शमशान और कब्रिस्तान में। ये कब कोई मर जाए और बोल दे कि एसआईआर के चलते मारा गया। अब समीर जी, जो राजनीति में टिपी टिपी टॉप व्हाट पार्टी यू वांट का गेम खेलते हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं एफआईआर का डर तो है। निश्चित रूप से। और देखिए, ममता बनर्जी को विरोध करने का कोई तार्किक आधार भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है खाली बंगाल के अंदर एसआईआर किया जा रहा है। 12 राज्यों में हो रहा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य हैं। अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है। यहाँ के राज्य सरकारें विरोध नहीं कर रही। विरोध कौन कर रहा है? तमिलनाडु की स्टेट सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चले जाती है। केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। ममता बनर्जी 4 नवंबर को जब चुनाव आयोग कहता है कि हम एसआईआर शुरू कर रहे हैं तो वो पदयात्रा निकालना शुरू कर देती है। देखिए, इतना बड़ा एसआईआर चुनाव आयोग करने जा रहा है। जब बिहार के अंदर इतने बेहतर तरीके से 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग ने बहुत शानदार तरीके से एसआईआर को किया, चुनाव शानदार तरीके से बिहार में चुनाव आयोग कर चुका, तो ममता बनर्जी को तो पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञानेंद्र कुमार जी को देना था कि इतना बेहतर आपने बिहार में किया है, आप बंगाल में आ रहे हो तो हम आपको समर्थन देते हैं। उन्होंने तो इसे डेंजरस कहा था, बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ बताया, पारदर्शी नहीं बताया, तमाम तरह के प्रश्न उठाए। और ममता बनर्जी का तो बूथ बहुत स्ट्रांग है। आज अगर 90,000 बूथ वहां पर है तो ममता बनर्जी के जो बीएलए है बूथ पर, वो देखे ना कि उनके वोटर का वोट ना कटे। क्या घुसपैठियों के वोट कटना कुछ गलत है? जो मर गए उनके वोट कटना क्या गलत है? जो बंगाल छोड़ के बाहर निकल गए उनका वोट कटना गलत है? और ये सारी प्रक्रिया में 51 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है। और ममता बनर्जी का दरअसल प्रॉब्लम यही कि ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक वही है जो बंगाल से आया। और ममता बनर्जी की टीएमसी ने एक बड़ा उद्योग खड़ा कर लिया, एक इंडस्ट्री है वहां पर कि बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाओ, उनका राशन कार्ड बनाओ, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाओ और उनको अपना वोट बैंक में तब्दील करो। 2011 के बाद जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, तब से लगातार 2025 तक एक बड़ा उद्योग का रूप तैयार टीएमसी ने इसे कर लिया है और एक स्ट्रांग वोट बैंक अपना तैयार कर लिया। आज ममता बनर्जी का जो वोट बैंक 48% के आसपास है, भारतीय जनता पार्टी का 38 के करीब है, तो उसमें 48 में से लगभग 20 से 22% का ये वोट बैंक है जो घुसपैठियों का है। अब जब एसआईआर होगा, जब क्लीन होगी पूरी चुनाव वोटिंग पैटर्न की कॉपी और जब साफ सुथरे लोग मतदान करेंगे तो ममता बनर्जी के साथ कितना जुड़ा ये पता पड़ेगा। और ममता बनर्जी जिन घुसपैठियों की दम पर बंगाल में लगातार सत्ता में है, ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि अगर ये एसआईआर हो जाता है तो 2026 के चुनाव में मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगी। और यही डर उन्हें इस तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन एफआईआर को लेकर राघी जी, विपक्ष भी अलग, जितने भी उनके दल हैं अलग अलग मत से आगे चल रहे हैं। अब जैसे अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश यादव को एफआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसकी टाइमिंग को लेकर उन्हें दिक्कत जरूर है। वो ये कह रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा नहीं किया जा सकेगा, तो इसलिए आप बाद में भी ये एफआईआर की प्रक्रिया करा सकते हैं। ये तो देश उत्सवों का की सीजन से क्या होगा इसमें? नहीं, मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। वैसे भी ये देश तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि खेती का सीजन है। देखिए, ये देश तो उत्सवों का देश है। हर समय कोई ना कोई पर्व त्योहार आते रहेगा, फिर एग्जामिनेशन बच्चों का 10th का और 12th का, फिर बोर्ड का एग्जामिनेशन आ जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि भाई बीएलओ इतने आत्महत्या किए हैं। बिहार के अंदर तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। नहीं। बिहार तो और जल्दी किया गया था, बिहार तो और भी कम समय में पूरा किया गया। एक भी इस प्रकार का चर्चा, आज भी मैं एक देख रहा था, एक अंग्रेजी अखबार, वो मध्य प्रदेश के या राजस्थान के एक बीएलओ की उसमें चर्चा की गई है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या किस लिए किया कि भाई उस पर उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किस लिए किया गया था? क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद से एक दिन भी काम के पीछे लगा ही नहीं आदमी। भाई आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और उस कर रहे हैं कि हम काम अकर्मण्य है, उस दबाव में हमने आत्महत्या कर ली। और वहां पर जाकर के मैंने वही कहा,
बिहार के अंदर तो एक भी इस प्रकार की चर्चा में नहीं आई कि किसी बीएलओ ने जो है वो काम के दबाव में, वहां तो काम का दबाव और भी ज्यादा था, वहां पर किसी ने आत्महत्या नहीं की। तो ये सारे इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव बनाया जा रहा है। देखिए आप, मजेदार बात है, बाकी जगहों के भी, तमिलनाडु के भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए, आंध्रा से भी आए हैं, केरल के सुनवाई तुरंत फिक्स कर दी गई है। कपिल सिब्बल उसके वकील हैं, सुनवाई वो तुरंत फिक्स कर गई। मुझे लगता है 26 तारीख का उसका या 28 तारीख को डेट दिया गया है, और बाकियों का अभी डेट नहीं फिक्स किया गया है। ये बताता है कि जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव बनाने के लिए, ताकि आप इन घुसपैठियों को बचा सकें। एक फेक वोट जो गिरोह काम करता था और है भी बंगाल के अंदर, बंगाल, आसाम और बिहार के अंदर, तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई है। ममता बनर्जी उनको बचाना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि इस प्रकार का हो। और पंचायत, और उनको मजेदार है, वो चाहती हैं कि कुछ दिन बाद हो जाए, यानी 6 महीने बाद, यानी कि वो बंगाल का चुनाव जीत लें, उसके बाद आप कराते रहिए तो 5 साल हम देखेंगे, आपसे लड़ते रहेंगे। हमने हर्षवर्धन जी राजधर्म कार्यक्रम में भी चलाई थी, हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने भेजी थी, और उस रिपोर्ट में दिख रहा है वो बाकायदा उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश से भारत आ गए, कोई इलाज की वजह से आए, कोई वैसे ही आ गए, और उसके बाद फिर यहाँ से कभी गए ही नहीं, और योजनाओं का भी फायदा उठाते रहे। हालांकि वोट किसने दिया नहीं दिया वो आगे की बात है, पर उनका भी तो सर्टिफिकेट बना ना, अब चाहे राज्य सरकार ने बनाया हो या जिसने भी बना के दिया हो। नहीं, ये बड़ी समस्या है, और इसीलिए बड़ा जरूरी है कि एसआईआर तो हो। हम लोग तो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एनआरसी भी लगे हाथ हो जानी चाहिए। और देखिए, ये ठीक बात है कि बीएलओज के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, घर घर जाके उनको फॉर्म देना है जो सेट है, उसके बाद लोग फोन करते हैं, क्योंकि उस फॉर्म पर उनका नंबर भी है। अब कितने लोगों का फोन, लेकिन एक पहलू ये भी है ना कि अब तो बीएलओ कितने का होगा, एक बूथ पे 1200 लोग ही तो हैं, और एक 1200 लोगों का 100 को ही करना है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1200 लोगों का अगर 100 भी कह दें तो 12 दिन में हो गया, और उसके बाद भी आपके पास बचे हुए हैं 18 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 1 महीने का ये प्रोसेस है ना, और जितने लोग भी उसमें शामिल हैं। हाँ, ये जरूर है कि इससे जुड़ी हुई जानकारियां अभी भी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल रही। मान लीजिए जिसका फॉर्म नहीं है, चुनाव आयोग अगर सुन रहा है तो, जिसका फॉर्म नहीं आया, अब क्या करेगा वो, कहां जाएगा? क्या बीएलओ के पास ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो फॉर्म लेकर चला जाए? किसी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको दिखता है तो तब का नाम अलग है। 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें भाग, क्रमांक, संख्या जो वो सब होती है वो अलग है। कई जगह तो विधानसभा का नाम बदल गया तो आपको पता ही नहीं, कमरा नंबर 10 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, 1 में देखें। तो ऐसी कई मुश्किलें हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसको चुनाव आयोग को और ज्यादा ठीक करना चाहिए, जिला लेवल पर, बूथ लेवल पर। लेकिन यह कहना कि एक बीएलओ अपने जो उसके जिम्मे आए हुए हैं 1000-1200 लोग उसको नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं दिखता है। और फिर तो हम किसी भी काम को कहेंगे तब तो भाई मुश्किल आ ही जाएगी, काम नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं ये कह रही थी ना कि विपक्ष में भी अलग अलग दलों के मत अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ये वोट चोरी की प्रक्रिया है और संवैधानिक तरीके से वोट चोरी की जा रही है। कितनी बार ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप भी लगाए गए। अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ा अलग है। वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हाँ लिस्ट को ठीक करना जरूरी है, लेकिन बीजेपी खेल कर रही है, वो ये भी कह रहे हैं। अब वो खेल कैसे कर रही है वो आप खुद उन्हीं की जुबानी सुने। आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने, इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। देखिए बिहार में छठ पूजा थी, है ना, उससे पहले ये काम क्यों हो रहा है, चुनाव एकदम नजदीक। फिर बंगाल में कह रहे हैं कि खेती का समय है, वो बड़ी परेशानी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आते आते कह रहे शादियों का सीजन है। ऐसे तो कभी काम खत्म ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या एसआईआर करें ही ना, गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करें। विजय जी, मेरे ख्याल से सोमवार से रविवार तक ये नहीं रखना चाहिए एसआईआर का कार्यक्रम, बाकी दिनों में रखें क्योंकि वो सारे दिन ऑफिस जाने के और काम के भी होते हैं। और छुट्टी में आदमी और छुट्टी में घर का काम करे कि एसआईआर करे।
और घूमने चला गया तो हाँ तो वही कह रहा हूँ झूठी। पिकनिक मनाना चला गया तो तीनों गलती हो जाएगी। कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है, जो बात प्रोफेसर साहब ने भी कही, केरल की बात भी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बिहार को लेकर रुख देख लीजिए कि उन्होंने एसआईआर को लेकर मना नहीं किया। और जब वहाँ 1 महीने में भी 1.5 महीने में भी जो भी समय था, कम समय जिसकी चर्चा करते, उसके बाद भी एसआईआर की रोक उन्होंने नहीं लगाई है। मुझे नहीं समझ में आता, हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं कि एसआईआर में सबको सहयोग देना चाहिए और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है जी, सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है। बल्कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है उन छोटी पार्टी की जिनके पास बीएलओज नहीं है, वो कहीं पर आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बड़ी पार्टीज के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको ये काम करवाना चाहिए, इससे बेहतर हो। और मैं इससे भी सहमत हूँ कि यदि ये भी हो जाए एनआरसी वाला काम, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा रोज रोज का। असम के लिए लेकिन दिक्कत हो जाएगी लेकिन ना विजय जी? नहीं, ये बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि एसआईआर महाराष्ट्र और असम में भी हो जाए। अभी 12 राज्यों में किए, 14 में भी कर लेते। पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने कि वहां पर शायद शादियां ज्यादा हो महाराष्ट्र में, तो वो वहां नहीं करवा रहे हैं, असम में भी नहीं करवा रहे। तो इससे थोड़े से सवाल खड़े होते हैं, उस पर करवाया जाए। मैं तो एसआईआर को लेकर हमेशा से समझता हूँ, मतलब मेरी राय नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए एसआईआर पर और जितना बेहतर तरीके से हो सके, और बेहतर कब होगा, इलेक्शन कमीशन से नहीं होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो मान कर ही चल जो रही है है वो ना। सपोर्ट करेंगे, ये उनके फायदे के लिए। भाई बनवा लो ना अपने वोटर जो भी बनवाने तो हैं, पॉलिटिकल और जो पार्टीज कटवाने हैं वो भी कटवा दीजिए। तो दूसरे मानकर ही चल रही है ना कि ये सब बीजेपी के इशारे पर उनके अनुसार उनके फायदे के लिए हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी पश्चिम खबर आ बंगाल रही है में कोई कार्यकर्ता बीजेपी का टीएमसी के कार्यकर्ता के आगे चला सकता है अपना ना, ये तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मोहम्मद आरिफ की अवैध मार्केट को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। 2 मंजिला मार्केट और पीटर इंग्लैंड का ये शोरूम है जो प्रशासन ने ध्वस्त किया है। अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था, जिसे अब प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं मोहम्मद आरिफ, जिनकी अवैध मार्केट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने बरेली से तस्वीर आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से, जहां जहां पर मौलाना तौकीर रजा के खुद की संपत्ति या उनकी करीबियों की संपत्ति जो अवैध तरीके से खड़ी की गई है, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।